हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम चैप्टर 4 में संस्थाओं के कामकाज का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्या क्या देखा, संस्थाओं के कामकाज कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, प्रधानमंत्री के बारे में हमने देखा है ना, संसद के दोनों सदनों के बारे में देखा, और आज हम देखेंगे राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बारे में, और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आज इस चैप्टर का जो है खात्मा कर ही देते हैं, है ना। और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, आप लोग देख लेते हो लेकिन आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो कि सोचो कि टीचर को थोड़ा सा अच्छा फील कराएं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो प्लीज़ गाइस, आप कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। कमेंट ना करने का मन हो तो लाइक ही कर दिया करो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अब हम किसकी, राष्ट्रपति की। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में मैं थोड़ा सा आम चीज़ें बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति का ये जो पद लिया गया है ना, ये ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। तो आप ये भी जान लीजिए कि कभी कभी इसके अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है वो 52 से लेके 62 तक, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक जो है राष्ट्रपति पद से संबंधित विभिन्न प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए, आइए बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करते रहना, मैं बोलती रहूँगी। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 52, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 52 में किस चीज़ का प्रावधान है। अब आपको याद ही नहीं आएगा, तो आप एक दो बार आप वीडियो देखोगे ना तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंशियल तरीके से है। तो अब आप देख लीजिए, आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मैं आपको दो बार वही चीज़ बोलूँगी, आप नोट डाउन करते जाना। आर्टिकल 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात आती है आर्टिकल 53 की। 53 में क्या है, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। अब बात करेंगे 54 की। 54 में क्या है, 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन मंडल। अब यही बात करते हैं 55 में। तो 55 में जो है निर्वाचन पद्धति किसकी, राष्ट्रपति की। 55 में क्या है, निर्वाचन पद्धति। 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कितने साल जो है पद धारण किए रहेंगे। तो 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में देखते हैं क्या है, 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, मतलब कि एलिजिबिलिटी। तो क्या है 58 में, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। 59 आ गया। 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अब आई बात 60 की। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ किसका, राष्ट्रपति का। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ। ठीक है, 61 का प्रोविज़न हटा दिया गया है। बात करेंगे 62 की। तो 62 में है राष्ट्रपति की 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने के पूर्व ही नया राष्ट्रपति चुनाव जो है वो संपन्न करा लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे एग्ज़ाम में ही, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आगे ये भी बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति बन कौन सकता है। तो देखिए, पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। लोकसभा की भी यही एलिजिबिलिटी थी, राज्यसभा की भी, कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति बनने के लिए और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वह जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी चीज़, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या करता हो, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित जो है होने की योग्यता रखता हो। और चौथी चीज़, वह जो है केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद धारण ना किया हो। और इतनी चीज़ अगर आप भी जो है एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं धारण कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में।
देखिए, एक और जहाँ प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का पद होता है। इसका सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वो करता है प्रधानमंत्री। और भारत का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन की महारानी की तरह ही होता है, जिसका काम जो है अलंकारिक अधिक होता है। देखिए, राष्ट्रपति हमने कह तो दिया कि वो भारत का प्रथम नागरिक है, लेकिन आप ये सोच जानते होंगे कि हर जगह जो है काम के प्रति प्रधानमंत्री का नाम आता है। क्या कहीं राष्ट्रपति का नाम आता है? राष्ट्रपति का काम सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना है। ठीक है, देखिए आगे। तो राष्ट्रपति जो है देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। तो राष्ट्रपति जो है इसका चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। क्या आपने कभी जो है राष्ट्रपति के लिए वोट दिया है कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, इनको राष्ट्रपति? नहीं। तो इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। कैसे होता है, अब ये देखते हैं। तो देखिए, संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों से चुनते हैं। कौन चुनता है? संसद के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्यों से चुनते हैं। और राष्ट्रपति पद के जो है प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना पड़ता है। क्या हासिल करना पड़ता है? बहुमत। इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है उस तरीके के जो है प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरीके से प्रधानमंत्री। आप प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग करते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति तो नहीं चुन सकते, तो उस तरह का दावा भी नहीं कर सकते। तो इससे ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में ये भी बातें लागू होती हैं, है ना। ये देख लीजिए कि आप अगर संविधान को सरसरी तौर पे पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, है ना, राज्य के जो है हो गए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, दूसरों देशों के राजदूतों, इन सब की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हो गई, समझौते हो गए, उसी के नाम से होते हैं। तो भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ना, ये भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। लेकिन देखिए, लेकिन हमें क्या होता है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। तो क्या हुआ? राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद यानी कि लोकसभा के सारे सदस्य, तो मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह में जो है पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होना होता है। तो क्या आपको यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति दिखी? नहीं दिखी ना। तो इसी प्रकार जो है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है और वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा वही विधेयक पेश करेगी तो उसे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब हमारे मन में ये बात आ रही है कि भाई हमारे राष्ट्रपति हैं कौन? तो आइए इनका चेहरा भी देख लीजिए। हमारे राष्ट्रपति कौन है? ये हैं रामनाथ कोविंद। और इधर देख रहे होंगे, इधर माननीय नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है ये शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए। आगे बात करते हैं। देखिए, तो क्या आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है ना। जब इनका कोई काम ही नहीं है तो ये किस पद पे जो है नियुक्त क्यों किया जाता है इन्हें? क्या वह अपने विवेक से कुछ कर सकता है? यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या फिर गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही होता है। तो जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है।
तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति जो है नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। तो देखिए, बात करते हैं अब राष्ट्रपति प्रणाली की। देखिए, दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति जो है भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया में अनेक देशों में राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है। आप बात कर लीजिए अमेरिका की, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होती है। वहाँ पे प्रधानमंत्री नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे जो है राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। और वही बात कर ले अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो है हमारे देश के राष्ट्रपति जैसा ही है ना। और सरकार का मुखिया भी, ठीक। तो अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरीके से जो है राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं और वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति जो है वो करता है। और कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका यानी कि अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, वो करती है। और राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही वह जो है उसके प्रति उत्तरदायी है। तो उसका 4 साल का तय कार्यकाल होता है और वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करता है। तो देखिए, अमेरिकी मॉडल को जो है लातिनी यानी कि लैटिन अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों को जो है अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका जो होती है वो केंद्रीय होती है और इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। और ब्रिटेन के मॉडल को जो है मानने वाले भारत जैसे देश में संसद ही सर्वोच्च होती है और इसीलिए हमारी प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में तो हम जान लिए। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। देखिए, इस बार भी हम जो है सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिसने हमने शुरुआत की थी। देखिए, इस बार जो है हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस कल्पना करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए जो है इस कहानी की उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला जो है वो सुनाया। इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता। देखिए, पहली परिस्थिति है, देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता। आगे देखते हैं। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। तो देखिए, इसी वजह से जो है लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की ज़रूरत जो है वो माना जाता है। इन्हीं सब जो है बातों को हटाने के लिए तो देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यायालय कहा जाता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य न्यायालयों के बारे में बात करने से पहले हम सबसे बड़े न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, संघात्मक शासन के अंतर्गत एक सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कैसे महत्वपूर्ण होती है अभी हम ये भी देखेंगे। तो भारत भी एक संघीय राज्य है, आप सभी को पता है, और इसीलिए यहाँ भी संघीय न्यायालय का प्रावधान है जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, संविधान के भाग 5 में, किसमें? भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है और यह जो है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। कहाँ तक है? 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। तो ये देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का व्याख्याकर्ता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो ऑप्शन में क्या टिक करोगे आप? सर्वोच्च न्यायालय। अपील का अंतिम न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का परामर्शदाता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इन सारी चीज़ों का आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय।
देखिए, मैंने आपको जब मूल अधिकार जब मैं बता रही थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपके मूलाधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट जो है रिट पिटीशन दायर करके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके दौरान जो है आपकी सुनवाई डायरेक्ट होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि क्या हुआ कि हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट हुआ, है ना। अब देखते हैं बुक में भी क्या लिखा हुआ है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। तो भारत में जो है न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। यानी कि देश के सभी अदालतों को उसका फैसला मानना ही होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है वो अभिलेखीय रूप में निचली अदालतों में प्रयोग किया जाता है। वह जो है इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। अब आइए देखें विवाद किस प्रकार के होंगे। देखिए, पहला हो देश के नागरिकों के बीच विवाद हो, या फिर नागरिकों और सरकार के बीच विवाद हो। तीसरी चीज़, दो या उससे अधिक राज्यों की सरकारों के बीच विवाद हो। चौथी चीज़, केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो। ठीक है, तो इन सारे विवादों का निपटारा कौन करता है? ये करता है न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ और कर सकता है, ये जो है उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह जो है विधायिका या फिर कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, पूरी तरीके से जो है वो स्वतंत्र है। और आप मुझे ये बताओ कि अगर जो है न्यायपालिका विधायिका या फिर कार्यपालिका के नियंत्रण में हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रहेगी। उनको गवर्नमेंट के हिसाब से ही फैसले लेने होंगे। तो क्या पारदर्शिता रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए जो है न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त किया गया है। तो न्यायाधीश जो है सरकार के निर्देश या फिर सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो है सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन जो है वो नहीं होती। इसीलिए न्यायालय को तीसरा स्तंभ भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे गाइस, न्यायालय को तीसरा स्तंभ कहा जाता है। तो भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है। तो व्यवहारिक तौर पे जो है अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनते हैं। तो इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश जो है वो बेहद कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव सा हो जाता है। तो उसे हटाना जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। और इन्हें हटाने के लिए जो है ऐसी प्रोसेस नहीं होती कि हटा दिया पारित कर दिया। इनके प्रति जो है इम्पीचमेंट यानी कि तो देखिए किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव करके ही हटाया जा सकता है, और भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखिए बात करते हैं भारत की न्यायपालिका जो है वो दूसरी जो है दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो देखिए अगर उन्हें ऐसा लगता है कि विधायिका का कोई कानून या फिर कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वे जो है केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून की कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जब उनके सामने किसी कानून या फिर कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे जो है उसकी संवैधानिक वैधता की जांच करते हैं। इसे ही कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संविधान यानी कि संसद जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती।
देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है न्यायिक समीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि न्यायिक जो है समीक्षा से तात्पर्य है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान या फिर उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि जो है संघीय या फिर राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान पर अतिक्रमण किया जाता है, यानी कि संविधान के विरुद्ध जाके यदि कोई निर्णय लिया जाता है या फिर अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण होता है या फिर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण होता है, तो ऐसी प्रत्येक विधि को जो है सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो जो है सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को कहते हैं न्यायिक समीक्षा। आगे देखते हैं। देखिए भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता जो है उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों का उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल ही के वर्षों में क्या हुआ था, देखिए अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। तो सरकार की कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो जो व्यक्ति है न्यायालय जा सकते हैं। और अदालतें जो है सरकार को निर्णय जो है करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। तो वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है और इसी वजह से ही लोगों के बीच न्यायपालिका में जो है काफ़ी विश्वास रहता है कि वो हमें न्याय जरूर दिलाएंगी। अब देखिए निम्नलिखित संदर्भों में एक कारण देकर समझाएं कि भारतीय न्यायपालिका किस तरीके से स्वतंत्र है। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, न्यायाधीशों के पद से हटाना, न्यायपालिका के अधिकार। देखिए हमें ये बताना है कि भारतीय न्यायपालिका किस तरीके से स्वतंत्र है, तो जाहिर सी बात है इनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों को ऐसे ही पद से नहीं हटाया जा सकता है ना। क्या होता है संसद के सदन में जो है 2/3 बहुमत के आधार पर जो है न्यायाधीशों को पद से हटाना होता है, ऐसे ही नहीं कोई हटा सकता। न्यायपालिका के अधिकार क्या हैं, ये जो है सरकार अगर कोई गलत नीति या फिर पॉलिसी लाती है जिसके प्रति जो है संविधान का उल्लंघन होता है, तो क्या करती है ये उस पर जो है कार्यवाही कर सकती है। तो इस प्रकार जो है भारतीय न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। अब देखिए इस समय हमारे अब मैं आपको एक और थोड़ा करंट डेटा बता दूं कि इस समय जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बोबड़े। तो देखिए इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ये बने हैं 18 नवंबर 2019 में। ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SN बोबड़े। देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, हम इन्हें भी देख लेते हैं। गठबंधन सरकार ये क्या होती है। देखिए विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने पर क्या होता है, 2 या अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार। कार्यपालिका क्या होती है, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिनके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने के फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार क्या होती है, सरकार जो है संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने, उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। और व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के जो है लोगों और संसाधनों को नियंत्रित कर और उसकी निगरानी भी करती है। न्यायपालिका ये जो है राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है और देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका क्या होती है, जनप्रतिनिधियों की सभा जिनके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। अगली बात, कार्यालय ज्ञापन ये क्या होता है। देखिए सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या फिर नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था क्या होती है, देखिए देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने की प्रक्रियाओं को समूह। आरक्षण क्या है,
देखिए, भेदभाव के शिकार वंचित और पिछड़े लोगों और समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में पद और सीटें आरक्षित करने की नीति। राज्य क्या है? निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिनके पास सरकार हो, घरेलू और विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राज्य शब्द एक अन्य प्रयोग जो है किसी देश के अंदर प्रशासनिक इकाइयों या फिर प्रांतों के लिए भी होता है। इसका अर्थ है राजस्थान, झारखंड हो गया, तो ये क्या है? ये प्रत्येक अलग अलग राज्य हैं। देखिए, अब हम क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। अब ये जो है एक ऑप्शन सही है, हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? मैंने आपको राष्ट्रपति बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आई होप आप इसका आंसर देने में समर्थ होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हो जाता है और जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ऑप्शन है, जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री या फिर पुलिस महानिदेशक। तो कौन होता है राजनीतिक कार्यपालिका का? गृह मंत्री। गृह मंत्री हो गए या फिर वित्त मंत्री हो गए या फिर जो है अनेक प्रकार के मानव संसाधन विकास मंत्री। ये कौन है? ये राजनीतिक कार्यपालिका के ही तो हिस्सा हैं। लेकिन जिलाधीश नहीं है, गृह मंत्रालय के सचिव भी नहीं है, पुलिस महानिदेशक भी नहीं है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? पहला है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। और चौथा ऑप्शन है, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमें बताना है कौन सा बयान गलत है। ठीक है, 3 चीज़ें सही हैं, एक चीज़ गलत है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन ए यानी कि क। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। क्या होती है ज़रूरत? नहीं होती। अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तब सर्वोच्च न्यायालय की ज़रूरत होती है ना। आगे देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता है तो वही जो है मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी यानी कि संसद। अब देखिए, अब हमें जो है उस मंत्रालय की पहचान करना है जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो देखिए, का नंबर में क्या दिया हुआ है? देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति बढ़ाई जा सकती है। यानी कि व्यापार की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा विभाग कर सकता है ये जारी? ये कर सकता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करोगे ना तो आप लगा लोगे। ठीक है। दूसरा नंबर है, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन से जो है सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। किसके द्वारा? टेलीफोन क्या है? संचार का माध्यम है, जाहिर सी बात है इससे सूचना प्राप्त होती है। तो कौन कराएगा? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तीसरा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। किसके द्वारा? सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, जो कि कृषि और खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण मंत्रालय होगा। तो इसका होगा दूसरा। अब पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? जाहिर सी बात है ये एक स्वास्थ्य से रिलेटेड काम है, तो ये कौन करेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला है, ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ध्यान रखेंगे।
अब देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन है कि देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों के इस्तेमाल करती है। तो पहला है सड़क, सिंचाई और बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का में जो है कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा तय किया जाएगा? ये तय किया जाएगा लोकसभा यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला है स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है कौन? संसद। कौन करती है? संसद। अगला है दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट। अगला है भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है कौन? कार्यपालिका। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? निम्नलिखित 4 जवाबों में से सबसे सही जवाब को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। तो ऑप्शन देखिए आप, कौन सा कारण आपको सुलभ लग रहा है? तो देखिए का ऑप्शन जो है वो सही है। कैसे सही है ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो, है ना। यह उसे कठपुतली या फिर तानाशाह बनने से रोकता है। क्यों? क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के साथ ही तो काम करना है ना। तो साथ जब काम करना है तो बहुमत का नेता होगा, तो सही बात होगी। देखिए एक परिस्थिति पे बेस क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए हैं जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है। आप सभी के दिमाग में वो फिल्म आ गई होगी, नायक, है ना। आप सभी ने देखी होगी कि अनिल कपूर जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन के लिए उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरीके से जो है बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा यह तो एक कल्पना है, कोई भी मंत्री एक दिन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? तो देखिए ऐसी फिल्में जो हैं अव्यवहार्य हैं, मतलब व्यवहारिक रूप में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं होती। लोकतंत्र का भी हिस्सा नहीं हो सकती, तो ये अलोकतांत्रिक हैं। तो देखिए किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन का आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है ना। साथ ही साथ सुधारों के लिए और योजना बनाने की ज़रूरत होती है। तो जो है मैं भी जो है शंकर से सहमत हूँ कि राज्य में बदलाव लाने के लिए केवल एक दिन ही काफ़ी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 9वां, देखते हैं। एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही है। उसमें 2 छात्राओं से अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने यह विकल्प भी दिया, यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता हो सकती थी और अगर चाहे तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको ये विकल्प दिया गया तो आप क्या चुनोगे? तो देखिए मैं जो है लोकसभा को प्राथमिकता दूंगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा जो है अत्यधिक शक्तिशाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर हाउस जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली होता है सारा, क्योंकि बहुमत जो है आप सभी को पता है कि इसमें ज़्यादा सीटें होती हैं तो बहुमत भी इसी में प्राप्त होता है। तो देखिए कोई भी सामान्य बिल दोनों सदनों के पास जाना आवश्यक है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय किसका होता है? लोकसभा का ही तो होता है। अब जैसे देख लीजिए कि वित्तीय मामले होते हैं, है ना। तो वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियां अधिक होती हैं, तो वित्तीय बिल केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो देश के प्रशासन चलाने के लिए सारा धन जो है वो लोकसभा ही प्रदान करता है। तो लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है। तीसरी चीज़, लोकसभा के सदस्य जो है योग्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। तो इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया जो है न्यायपालिका की भूमिका को सही तरीके से समझती है? अब आइए प्रतिक्रिया देख लेते हैं। श्रीनिवास का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। दूसरी चीज़, अजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन करने का निर्देश दिया है।
तीसरा, विजया का मानना क्या है? विजया का मानना ये है कि न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है और ना ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाती है और न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बहुत बढ़िया संतुलन बनाया है। तो आपकी राय में किसके विचार सही है? तो देखिए, अजैया का विचार जो है बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका जो है वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ भी फैसला सुना सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन करने के निर्देश दिए। तो इसका ऑप्शन ख जो है वो सही होगा। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है मेरा ये वीडियो और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ गाइस ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।